नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंटरप्रिटेशन ऑफ कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस या जिसे हम मेजरमेंट मॉडल भी कहते हैं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर पे जो हमने केस स्टडी लिया था वो प्लान थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, ये देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसमें थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर में हमारे पास 5 कंस्ट्रक्ट है: एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म, परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, परचेज इंटरेस्ट, इंटेंशन, परचेज बिहेवियर। ठीक है, और ये सब इसी के ये आइटम्स हैं, एटीट्यूड के आइटम्स हैं, सब्जेक्टिव नॉर्म्स के आइटम्स हैं। इनको सभी को हमने 1 to 7 के स्केल में हमने पूछा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पिछली बार टेबल हमने ये एक्सप्लेन किया था कि रिकर्सिव मॉडल है, फिर इन वेरिएबल्स के बारे में बताया। अब जो डिस्कस करेंगे वो है पैरामीटर समरी, कि कितने पैरामीटर्स हमारे पास हैं। देखिए दोस्तों, ये तो है हमारे पास वेट जो लिखा हुआ है, वेट मतलब रिग्रेशन वेट, ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब है कि ये जो हमारे पास डायग्राम बना है, ये डायग्राम देखिएगा, ये मैं डायग्राम को ऊपर ले जाता हूँ। तो ये जो फिक्स्ड है 22, देखिए एक तो ये 1 2 3 4 इस तरीके 17 तो ये आ गए हमारे पास। ठीक है, और एक ये 1 यहाँ पर फिक्स है, 2 3 4 5, तो 17 और ये जो 5 है रिग्रेशन वेट, ये टोटल वेट हो गया हमारे पास 22। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर आ गया 22। इसके बाद लेबल्ड, लेबल्ड में कोई वेट हमारा, किसी लेबल का मतलब है जिसमें हमने नाम दिया हो, अभी हमने कोई इनको नाम नहीं दिया। इसके बाद है अनलेबल्ड, जिनको हमने वेट्स को कोई अभी नाम नहीं दिया, ऐसे हैं 12। ये देखिए ये 12 है ये। अब इसको हम पढ़ लेते हैं कि 12 कहां से आए। ये देखिए 1 2 3 और 1 2 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारे अनलेबल्ड हो गए 12। 12 तो अनलेबल्ड हो गए, तो टोटल इस तरीके से हमारे पास जो वेट है रिग्रेशन में 22 प्लस 8 12, ये आ गया 34। ठीक है, 34 हो गए। 34 देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि 17 तो ये हो गए, 5 ये हो गए, और जो अनलेबल्ड है वो 12 आ गए, है ना। तो इस तरह ये कह सकते हैं हम 17 तो ये हो गए हमारे पूरे, और 17 ये वाले वेट हो गए, तो टोटल हमारे पास आ गए 34, जिसमें अनलेबल्ड 12 है। देखिए 1 2 3, और इसमें से 2 है, इसमें से 3 है, इसमें से 2 है, इसमें से 2 है। इसके बाद कोवेरियंसेस, तो ये कोवेरियंस देखिए, ये कोवेरियंस बेसिकली जो कोरिलेशन बिटवीन दी टू वेरिएबल्स, या कोवेरियंस एक ही चीज है। ये एटीट्यूड का सब्जेक्टिव नॉर्म के साथ 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10, इस तरीके से ये जो कोवेरियंसेस हैं हमारे पास, ये 10 आ गए, जिनका कोई हमने नाम नहीं दिया, अनलेबल्ड है। फिर ये वेरिएंस, वेरिएंस देखिए, वेरिएंस हमारे पास है 22। 22 देखिए वेरिएंस किस तरीके से है, इसको भी हम देखते हैं। 22 जो वेरिएंस हमारे पास आए हैं, ये देखिए, इसमें एक तो ये जो एरर टर्म है ये वेरिएंस है बेसिकली, है ना। ये है 17, तो 17 तो ये हो गए। एक इसका वेरिएंस 18, सब्जेक्टिव नॉर्म का दूसरा, तीसरा परस्यूड बिहेवियर कंट्रोल, और परचेज इंटेंशन, और ये है हमारा परचेज बिहेवियर। तो इस तरीके से 17 तो ये आ गए हमारे एरर टर्म जो वेरिएंस है, और ये 5 ये आ गए, तो टोटल हमारे पास हो गए वेरिएंसेस 22। और जब इनको अनलेबल्ड को हम टोटल कर लेंगे 12 प्लस 10 प्लस 22, तो ये 44 आ गया। इस तरीके से ये टोटल दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये तो जो समरी होगी पैरामीटर की, कि कितने पैरामीटर हमारे फिक्स्ड हैं और कितने हमारे जो है लेबल्ड है। फिक्स्ड पैरामीटर में हम कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते, ये फ्री पैरामीटर है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, इसमें है नोट्स फॉर दी फॉर मॉडल। तो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सैंपल मोमेंट्स हैं वो हमारे पास है 153। ठीक है ना, और जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड 44 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, 44। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 153, मतलब दिस माइनस दिस 44 आ गया ये। तो इस तरीके से हमारे पास जो है हमें 44, देखिए इसमें भी हम देख लेते हैं 44 जो है हमें ये एस्टिमेट करने हैं जो अनलेबल्ड में ही। देखिए 12 तो हमको वेट करना है,
10 कोवेरियंसेस की वैल्यू, 22 वेरिएंसेस की वैल्यू। ये मैं एक बार फिर से शो कर देता हूं डायग्राम के थ्रू। जो हमें 44 हमें एस्टिमेट करनी है पैरामीटर्स, कौन कौन से होंगे ये 44 में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ये देखिएगा कि इसमें जो है 44 में 12 तो ये अनलेबल्ड है, देखिए जैसे 1 2 3 फिर 1 2 12 तो ये आ गए हमारे पास रिग्रेशन वेट, और फिर 10 कोवेरियंसेस तो 12 और 10 22 और 22 वेरिएंसेस है, देखिए 17 ये आ गए हमारे पास एरर टर्म की फॉर्म में, और ये वेरिएंसेस जो आ गए हमारे पास इनके जो कंस्ट्रक्ट है लेटेंट वेरिएबल या इन्हें एक्सोजीनियस वेरिएबल भी हम कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास है मॉडल समरी, तो हमें इतने एस्टिमेट करने, बाकी हमें एस्टिमेट वैल्यू नहीं करनी। अब ये जो हम देख रहे हैं ये मिनिमम वाज अचीव्ड, ये काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 146.64, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास जो काई स्क्वायर की वैल्यू है वो 146 पॉइंट, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 109, और ये प्रोबेबिलिटी लेवल जो है ये सिग्निफिकेंट है 0.05 से ज्यादा है। अब आते हैं हम अगली टेबल पर, एस्टिमेट्स। ये जो जो चीजें हमने एस्टिमेट की है, सबसे पहले ये देखिए रिग्रेशन रेट, ठीक है। एटीट्यूड 4 का एटीट्यूड 1 के साथ, ये तो हमने 1 फिक्स किया था, हर एक में फिक्स करते हैं 1। फिर जो इसके रेस्पेक्ट में एटीट्यूड 3 का एटीट्यूड के साथ जो है वो है एस्टिमेट 1.001, और स्टैंडर्ड एरर है इसका 0.074, ठीक है। अब ये आ गया हमारा क्रिटिकल रेशो। क्रिटिकल रेशो हमारा टी रेशो ही है एक तरीके से, टी वैल्यू निकालते हैं ना हम। ये देखिए कैसे निकालेंगे, अभी मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूं कि ये जो हमारे पास आई है वैल्यू, जो हमारे पास कैलकुलेटर है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग जो है टी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए यहां पर है हमारे पास वैल्यू पॉइंट, इसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड एरर को एस्टिमेट से, तो ये देखिए 0.074 डिवाइडेड बाई 1.001, तो ये आ गया हमारा टी वैल्यू। उल्टा हो गया, इसको फिर से एक मिनट, ये देखिए ये हमारे पास जो है दोस्तों हमने वो गलत लिख दिया। अब इसको देखिए, हम इसको डिवाइड करेंगे एस्टिमेट को स्टैंडर्ड एरर से, 1.001 एंड डिवाइडेड बाई 0.074, ये आगे देखिए क्रिटिकल रेशो हमारा 13.481। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसमें दिखाया हुआ भी, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, अगर हम भूल भी जाएं तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये देखिए z इक्वल टू 1.001 डिवाइडेड बाई 0.074, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन भी, अगर कोई चीज हमको समझ में भी नहीं आ रही तो उसको हम क्लिक करके उसको पर्टिकुलर जो भी चीजें हमको समझ में नहीं आ रही है किसी भी चीज में, उसको लेकर हम उसको समझ सकते हैं कि एस्टिमेट का मतलब क्या है, क्रिटिकल रेशियो का मतलब क्या है। तो इस तरीके से हमारी हेल्प के लिए ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से ये जो है हमारा जो क्रिटिकल रेशो आया, ये एक तरह से टी वैल्यू है, और ये सिग्निफिकेंट है। जो 3 स्टार हम देख रहे हैं सारे हमारे पास पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, ठीक है। ये अनस्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन। ये देखिए जो हमारे पास ये अभी जो डायग्राम आया है, इस डायग्राम को देखें हम, इसमें दो चीजें, एक तो स्टैंडर्ड, ये देखिए जब स्टैंडर्ड को करते हैं तो ये वैल्यूज आ जाती हैं हमारे पास सारी, ठीक है। और जब अनस्टैंडर्ड हम करते हैं तो ये सारी वैल्यूज आ जाती है। देखिए 1.08, अभी यहाँ पर हम देख रहे थे 1.08, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास अनस्टैंडर्ड फॉर्म है, ये देखिए 1.08, 0.926, 1.00, तो ये हमारे पास ये जो आ गया था 1.08, 0.93, इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास अनस्टैंडर्ड फॉर्म में है। और इसी को जब यहाँ स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट करते हैं तो हमारे पास ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी। ये वैल्यू हमारी जो होंगी ये -1 और +1 के बीच में होती है रिग्रेशन,
ये एक तरीके से कोरिलेशन है बिटवीन दी 81 जो एक वेरिएबल है एटीट्यूड के साथ, ये कोरिलेशन है 82 के साथ ये एटीट्यूड का, और पहला वाला क्या है वो हमारा कोवेरियंस होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये जो हमने किया है स्टैंडर्डाइज्ड रिग्रेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिग्रेशन देखिए ये हमारा जैसे एटीट्यूड के साथ है 0.817, और यहां हम इसको चेक भी कर सकते हैं अपने ग्राफ के थ्रू। ये देखिए ये हमारा जो आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में 0.82, और ये देखिए ये वाला नीचे से यहाँ पे 0.81। ठीक है, और फिर है 0.769 दूसरा वाला, इसमें जो सीक्वेंसिंग है वो उल्टी है 81, 82, 83, 84, और यहाँ पे देखिए सेकंड वाला 0.76, तो ये आ गया आपका 0.76 या 0.77। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। टोटल जो है हमारे पास 17 रिग्रेशन है। ठीक है ना, रिग्रेशन कोफिशिएंट कह सकते हैं इसको, हम फैक्टर लोडिंग भी कह सकते हैं। ये हमारे पास आ गए, देखिए सबकी वैल्यू हमारे पास 0.6 से ज्यादा है जो कि डिजायरेबल है। अब इसके बाद कोवेरियंस। कोवेरियंस जो है हमने किसके साथ कोवेरियंस किसके लिए लेंगे, हम जो कंस्ट्रक्ट है कोवेरियंस जो हम देखते हैं ये कोवेरियंस है। देखिए अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये अनस्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अनस्टैंडर्डाइज्ड ये हमारा कोवेरियंस है। तो ये कोवेरियंस की जो वैल्यू है, कोवेरियंस बेसिकली जो बिटवीन टू कंस्ट्रक्ट के बीच में होगा, एटीट्यूड का सब्जेक्टिव नॉर्म्स के साथ है। ठीक है, एटीट्यूड का परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल के साथ है। तो ये हमारे पास जो आ गए कोवेरियंस आ गए, ये इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ये देखिए एटीट्यूड का परसीव्ड बिहेवियर के साथ ये आ गया। ठीक है, -0.08। अब ये जो है वैल्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म और ये अनस्टैंडर्ड फॉर्म, इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसका जो है स्टैंडर्ड एरर से जब हमने एस्टिमेट को डिवाइड किया तो ये आ गया -1.39 क्रिटिकल रेशो। ये देखिए यहाँ पर इसको हम करते हैं, और ये जो है हमारा 0.08 डिवाइडेड बाई 0.058, तो ये माइनस में, चूंकि माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 1.379। ये देखिए, और ये पी वैल्यू है हमारी जो कि बता रही है कि नॉन सिग्निफिकेंट, ये जो कोवेरियंसेस हैं अमंग दी कंस्ट्रक्ट्स वो नॉन सिग्निफिकेंट आ रहा है। अब देखिए इसी को फिर हमने कोरिलेशन, ये तो आ गया अनस्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो कोवेरियंस को जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन एटीट्यूड और परचेज बिहेवियर के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं तब हमारे पास ये आ गया कोरिलेशन, है ना। कोरिलेशन बेसिकली है क्या, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है कोवेरियंस का। ये वैल्यू सारी हमारी -1 और +1 के बीच में ही होती है। ठीक, इसके बाद जो है हमारे पास देखिए 44, हमने कहा था कि 44 हमें एस्टिमेट करने हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें कोवेरियंस भी आ गए 10, और फिर वेरिएंसेस भी आ गए हमारे पास। अब ये देखिए इसके बाद जो वेरिएंस है एटीट्यूड का वो है 0.768। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा डायग्राम है ये 0.7, ठीक है 0.77, ये 0.77, और दूसरा है 2.62। ये देखिए 2.62 ये आ गया वेरिएंस, और तीसरे का है 0.92, ये देखिए वेरिएंस 0.92, और चौथे का है परचेज इंटेंशन का 2.72। ये देखिए इसको भी हम इसको शो कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये 2.27। तो इस तरीके से जो हमारे वेरिएंसेस, एक तो ये निकल आए वेरिएंसेस 1 2 3 4 5, और बाकी के जो हमारे पास एरर टर्म है इनके वेरिएंसेस आ गए 17 के। देखिए 0.45 0.45 0.51, इस तरीके से हमारे पास ये वेरिएंस आ गए। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 22 वेरिएंस, जो अभी हमने यहाँ कहा था ना वेरिएबल, सॉरी ये पैरामीटर समरी में जो टोटल वेरिएंस कितना आ गया हमारे पास
22, और अभी हमने डिस्कस किया था 10 कोवेरियंस और 12 हमने क्या किया था वेट्स। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। 12 तो हमारे पास देखिए वेट्स आ गए, 12 तो वेट्स हैं, देखिए ये वेट्स हैं 1 2 3 4 17 है ना, 17 में कुछ तो फिक्स है, जैसे ये फिक्स है तो 12 हमने यहाँ पर निकाले, 12 वेट आ गए प्लस 10 कोवेरियंसेस प्लस इसके बाद जो है हमारे पास 22 वेरिएंस आ गए। तो इस तरीके से हमारे पास जो टोटल है 44 हम लोग एस्टिमेट्स निकाल लेते हैं, जो यहाँ पर भी हमने पहले लिखा है अपने मॉडल में कि हमको जो निकालने हैं टोटल हमें 44 जो एस्टिमेट्स है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड, ये हमें 44 पैरामीटर्स एस्टिमेट करने, वो हमने यहाँ पर एस्टिमेट के थ्रू कर दिया। ठीक है, तो ये इसका इंटरप्रेशन हो गया। इसके बाद जो है ये मॉडल फिट, मॉडल फिट में हमने दोस्तों अपने जो ये हमारा पर वो होते हैं 3 तरीके के मेजरमेंट्स में, जिसमें एब्सोल्यूट फिट इंडेक्स और इंक्रीमेंटल फिट इंडेक्स और पार्सिमोनीज फिट इंडेक्स। 3 तो गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स देते हैं और एक बैडनेस ऑफ फिट इंडेक्स, जिसमें SRM की वैल्यू देखते हैं, या जो हमारा R ये वाला है, इसमें देखिए RMSEA है ना। तो एक तो बैडनेस ऑफ फिट इंडेक्स और बाकी देखेंगे हम फिट इंडेक्स, गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स। अब ये देखिए सबसे पहले ये जो है सी मिन, ये हमारा बेसिकली मेन जो मॉडल है हमारा डिफॉल्ट मॉडल, हमें इसी को इंटरप्रेट करना है, ये हमारा मॉडल है डिफॉल्ट मॉडल। ठीक है, ये नल मॉडल है और एक इंडिपेंडेंट मॉडल है ना, उसके रेस्पेक्ट में हमारा मॉडल कितना ज्यादा इफेक्टिव है ये बता रहा है। ये जो है 146.64 ये कुछ नहीं है, ये अभी हमारा जो काई स्क्वायर जो हमने निकाला था, ये काई स्क्वायर की वैल्यू है। ये देखिए काई स्क्वायर की जो वैल्यू आई थी हमारे पास, काई स्क्वायर की वैल्यू ये 146.64, यही हमारा जो है सी मिन है ना इसको, और इसका मतलब क्या है, तो ये हम लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसको अगर ज़्यादा हमको डिटेल में पढ़ना है तो ये हम इसको, या किसी भी चीज़ जो भी समझ में नहीं आ रही है वो उसको हम पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए ये जो आया है सी मिन डिवाइडेड बाय डिग्री फ्रीडम, तो सी मिन हमारा कितना है, मतलब काई स्क्वायर कितना आया था 146.64 एंड डिवाइडेड बाय 10, फिर से ले लेता हूं मैं इसको, ये गलत हो गया, 146.64 और डिवाइडेड बाय है ये 109, तो ये आ गया हमारा 1.34। ये देखिए 1.34, ये इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया और ये हमारा सिग्निफिकेंट आ रहा है। अब हम दूसरी टेबल पर चलते हैं दोस्तों। ये जब हमने निकाला था ना मेजरमेंट वैलिडिटी के लिए गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स हम चेक कर रहे थे, पहला है एब्सोल्यूट फिट इंडेक्स में GFI, गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0.95, और ये वेरी भी हो सकता है सैंपल साइज और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर थोड़ा बहुत, लेकिन इसकी वैल्यू 0.9 से ऊपर ही होनी चाहिए। अब ये देखिए हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, ये मैं इसको छोटा कर लेता हूं, ये देखिए ये हमारे पास जो है GFI की वैल्यू, पहला है हमारा एब्सोल्यूट फिट मेजर्स में, जिसमें GFI गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स में जो हमारी वैल्यू है वो 0.944, मतलब मोर और लेस सेम है ना। दूसरी है AGFI, इसकी वैल्यू भी AGFI की जो है एडजस्टेड गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स की वैल्यू हमेशा GFI से कम होगी, तो ये हमारे पास आ गई 0.922। ठीक है, इसके बाद जो बैडनेस ऑफ फिट इंडेक्स देखना हमें RMSR और SRMR, और एक और भी होता है इसमें, ये देखिए R अभी हमने इंटरप्रेट किया था RMSEA, रूट मीन स्क्वायर
जो है एरर एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये हमारी वैल्यू 0.08 से कम होनी चाहिए और ये हमारी वैल्यू 0.034 है, तो मतलब हमारा जो बैडनेस ऑफ फिट इंडेक्स है वो भी सही है, बैडनेस ऑफ फिट इंडेक्स भी हमारा ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग इंक्रीमेंटल फिट इंडेक्स NFI। ये देखिए NFI की वैल्यू भी अगेन इट शुड बी ग्रेटर देन 0.95, ये भी 0.95 से ज्यादा है। और ये वैल्यू भी देखिए RFI TLI टकर लेविस इंडेक्स की वैल्यू भी, ये नॉर्म्ड फिट इंडेक्स होता है, ये TLI का मतलब है टकर लेविस इंडेक्स, इसकी वैल्यू 0.95 से ज्यादा होनी चाहिए, ये भी हमारी ज्यादा है। और CFI की वैल्यू भी 0.95 से ज्यादा है। ये देखिए कंपैरेटिव फिट इंडेक्स, टकर लेविस इंडेक्स और नॉर्म्ड फिट इंडेक्स, तीनों की वैल्यू हमारी 0.9 से 0.95 से ज्यादा है। इसके बाद हम देखते हैं पार्सिमोनी फिट इंडेक्स में PGFI जो है, PGFI की वैल्यू आएगी, PGFI पार्सिमोनिस में देखिए PNFI की वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद जो है PGFI पार्सिमोनी फिट इंडेक्स की वैल्यू भी हमारे पास जो है ये 0.8 के आसपास है ना। अगर ये वैल्यू हमारी और 0.9 के पास होती, ज्यादा होती, तो हमारा मॉडल और ज्यादा फिट हो सकता था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो भी हमने, तो तीनों चीजें तो दोस्तों हमने ये निकाल ली हैं, जिसमें एब्सोल्यूट फिट मेजर्स, और इसमें से एक एक दो दो चीजें देनी है हमें, ये नहीं कि सारी की सारी हम करें। इसमें से हम दे देंगे GFI की वैल्यू, इसमें से दे सकते हैं RMSR की वैल्यू, इसमें से हम TLI की दे सकते हैं NFI की, और इसमें से हम PGFI की वैल्यू दे सकते हैं, या PNFI की वैल्यू। देखिए पार्सिमोनी नॉन फिट इंडेक्स की वैल्यू हम दे सकते हैं। ये तो हो गया हमारा जो तरीका है उस निकालने का, जिसमें हम जो फिट इंडेक्स है या गुडनेस ऑफ फिट मेजर्स निकालते हैं, तो इसमें हमारा मॉडल जो है वो बिल्कुल फिट आ रहा है। अब एक चीज और है दोस्तों इसमें जो हमें समझनी है, वो है इसमें जो कंस्ट्रक्ट की बेसिकली हमें वैलिडिटी निकालनी होती है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी जो हमारा कंस्ट्रक्ट होगा उसकी हमें वैलिडिटी फाइंड आउट करनी होगी, और वैलिडिटी में कन्वर्जेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट की जो वैलिडिटी निकालते हैं हम, वो जो निकालते हैं उसमें तीन चीजें, एक तो कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी निकालेंगे जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी के थ्रू, और फिर उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी निकालेंगे, नोमोलॉजिकल वैलिडिटी निकालेंगे, और फेस या कंटेंट वैलिडिटी चेक करेंगे। और फिर अगर वो सारी वैल्यूज हमारी ठीक आती हैं, तब हम कहेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए इसमें जो है सबसे पहले हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालते हैं, और कन्वर्जेंट वैलिडिटी तीन तरीके से निकाली जाती है। एक तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी हम निकालते, देखिए कन्वर्जेंट वैलिडिटी एक तो निकालते हैं फैक्टर लोडिंग से। तो ये वाली जो वैल्यू है हमने, ये जो टेबल आई थी, ये देखिए जिसमें एस्टिमेट्स, ये एस्टिमेट्स है, एस्टिमेट्स, और इस टेबल से हमने ये वाली वैल्यू, जैसे ये देखिए ये 0.817, 0.761, तो ये वैल्यूज हमने देखिए यहाँ इस तरीके से ये यहाँ से निकाल ली। ये मैं इसको आपको समझा देता हूँ कैसे हमने निकाली थी। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, और ये देखिए ये सारी वैल्यूज, ये पहला है 81 के साथ पॉइंट, ये देखिए 0.785, 0.77, 0.76, ये सारी वैल्यूज हमारे पास, ये यहाँ से हमने ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो वैल्यू है सब्जेक्टिव नॉर्म्स की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आ गई। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमें जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी चेक करने के लिए हम लोग या तो फैक्टर लोडिंग से दे सकते हैं कि सारी वैल्यू 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए, ये भी देखिए सारी वैल्यू फैक्टर लोडिंग की 0.7 से ज्यादा है, ये तीनों वैल्यू भी 0.7 से ज्यादा है, 0.7 से, ये भी 0.7 से वैल्यू ज्यादा है, ये भी 0.7 से, ये भी 0.7 से। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी निकाल रहे थे उसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी ठीक है। कन्वर्जेंट वैलिडिटी का मतलब बताते हैं कि जो आपस में हमारे पास जो
जो हमने वो लिए हैं आइटम्स या मेजर्ड वेरिएबल, वो हाईली कोरिलेटेड है। इसके बाद है एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड। एक इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड, जिससे हम लोग कन्वर्जेंट वैल्यू निकालते हैं। ये लैम्डा, बेसिकली फैक्टर लोडिंग की वैल्यू है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, 4 हैं। तो ये देखिए, जैसे ये हमने इसका फॉर्मूला और इसको एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड हमने निकाल दिया, तो ये एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड आ गया हमारा पहले वाले केस में 0.6197। मतलब इनका हमने स्क्वायर किया सबका और उनको सम किया और डिवाइड किया हमने नंबर ऑफ आइटम से, 1 2 3 4 थे, तो हमारे पास आ गया वेरिएंस एक्सपेक्टेड, एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड। ये 2 के लिए आ गया, इस 3 के कंस्ट्रक्ट के लिए आ गया, 4th कंस्ट्रक्ट के लिए आ गया और 5th कंस्ट्रक्ट। इसकी वैल्यू हमारी पॉइंट, जो एवरेज वेरिएंस कंस्ट्रक्टेड है, 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसी में हमारे पास सारी में देखेंगे हम लोग 0.76 से 5 से ज्यादा है सारी वैल्यू। फिर तीसरी एक चीज होती है कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी, ये भी कन्वर्जेंट वैलिडिटी में ही आता है। ये हम निकालते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला है समेशन लैम्डा का स्क्वायर, मतलब चारों कंस्ट्रक्ट की वैल्यू को ऐड कर लीजिए फिर उसको स्क्वायर करिए। ऐसे ही यहाँ पे यही आ गई चीज, और प्लस ये जो एरर टर्म है, और एरर टर्म हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस जो फैक्टर लोडिंग का स्क्वायर है उससे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से 3.148, ये हमारा जो 3 पॉइंट, ये इन चारों को जब हमने ऐड किया तो 3.18 आ गया, और जब इसको स्क्वायर किया और इसको डिवाइड किया इससे हमने, तब हमारे पास आ गया 0.867। और ये जो कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी है, इसकी वैल्यू 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी तो हमने एक ही निकाली है, इसी तरीके से हम दूसरी भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, तीसरी भी, और फिर चौथी और पांचवी, चारों पांचों वैल्यूज हम कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी के निकाल सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गया हमारा एक पार्ट। फिर दूसरा है हमारा डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कैसे निकालते हैं, ये हमने एक कंस्ट्रक्ट लिए है, एटीट्यूड है, सब्जेक्टिव नॉर्म, परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, पर्सनल परचेज इंटेंशन और परचेज बिहेवियर। इस तरीके से ये मैट्रिक्स हमने बनाई है। ये जो डायगोनल में है, ये जो वैल्यूज हैं, ये एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यू है, जैसे 0.6197। ये देखिए ये वैल्यू जो आई है 0.6197, दूसरी 0.7567। ये देखिए ये यहाँ पर हमने इस तरीके से, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसमें सारी एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यू ले ली। और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी हमारी बता रहा है दो कंस्ट्रक्ट कब डिफरेंट होंगे, जब एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यू जो स्क्वायर्ड कोरिलेशन है बिटवीन द कंस्ट्रक्ट उससे ज्यादा हो। तो जब देखिए ये सब्जेक्टिव नॉर्म और एटीट्यूड का जो स्क्वायर्ड कोरिलेशन है वो है 0.011। ये 0.011 कैसे आया, इसको भी हम यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये एटीट्यूड और परचेज बिहेवियर, जब हमने इसका स्क्वायर किया, ठीक है, 0.0, ये मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ, 0.093 का स्क्वायर किया तो ये आ गया 0.008। ये किसके बीच में है, एटीट्यूड और परचेज बिहेवियर, एटीट्यूड एंड परचेज बिहेवियर। ये देखिए ये एटीट्यूड और परचेज बिहेवियर 0.008, जो अभी हमने यहाँ पर निकाली है 0.008। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है स्क्वायर्ड कोरिलेशन है बेसिकली कंस्ट्रक्ट का, और इनकी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो ऑफ डायगोनल वैल्यूज हैं, हमारी सारी एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यू से कम होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है। और फिर एक जो तीसरी चीज आती है दोस्तों इसमें, वो है हमारे पास नोमोलॉजिकल वैलिडिटी। बेसिकली नोमोलॉजिकल वैलिडिटी, जो नोमोलॉजिकल वैलिडिटी है वो हमें ये बताती है कि जो आपस में कोरिलेशन है, जो भी वेरिएबल्स है हमारे पास, ठीक है, जैसे अभी ये मैं एग्जांपल ले रहा था, जो कोरिलेशन आ रहा है हमारा, जैसे ये हमारे पास है एटीट्यूड का सब्जेक्टिव नॉर्म्स के साथ, तो ये जो कोरिलेशन है थ्योरिकली सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, कि जैसे हम नोमोलॉजिकल वैलिडिटी को इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि जैसे एक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है और सेल्स। ठीक है, तो सेल्स
और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस में दोनों में पॉजिटिव कॉरलेशन है। तो दो दो अलग अलग कंस्ट्रक्ट हैं, तो इनकी जो आपस में कंस्ट्रक्ट की पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो थ्योरेटिकली हमें ये भी देखना है कि जो नॉमोलॉजिकल वैलिडिटी में जितने भी हम कंस्ट्रक्ट का आपस में कोरिलेशन देख रहे हैं वो थ्योरेटिकली सपोर्ट करता है या नहीं। ऐसा नहीं कि नेगेटिव कोरिलेशन आ जाए। और फिर चौथा होता है दोस्तों फेस या कंटेंट वैलिडिटी। फेस और कंटेंट वैलिडिटी तो हम चेक कर लेते हैं लिटरेचर रिव्यू से कि जो हमने ये वेरिएबल्स लिए हैं इसमें वो कंटेंट है, वो वे कंटेंट हैं, आइटम्स हैं जो इसको मेजर कर सके परचेज इंटेंशन को या परचेज बिहेवियर को। जैसे परचेज बिहेवियर में हमने ये 3 क्वेश्चन लिए, तो ये इसकी फेस वैलिडिटी हम चेक कर लेंगे अपने लिटरेचर रिव्यू से। देखेंगे कि जो प्रीवियस में रिसर्च हुई है उन्होंने भी ये आइटम्स ये क्वेश्चंस लिए हैं परचेज बिहेवियर को परचेज बिहेवियर को मेजर करने के लिए या नहीं। जैसे पहला क्वेश्चन है आई डेलिबरेटली परचेज ग्रीन प्रोडक्ट्स, मतलब ये परचेजिंग से रिलेटेड चीजें बता रहा है। आई ऑलवेज ग्रीन प्रोडक्ट्स व्हेनेवर आई हैव एन ऑप्शन, ये भी इसको ही बता रहा है। चूजिंग ग्रीन प्रोडक्ट इज समथिंग आई हैव डन ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों ये फेस वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो कंटेंट इसमें है वो उसको ही मेजर कर रहे हैं पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, इस तरीके से हमने आज कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस या मेजरमेंट मॉडल का हमने एक्सप्लेनेशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग का एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।